करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को एक बार पुनः शुभ संध्या। हम लोग समान अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी फ्रीडम स्ट्रगल। और जितना हम पढ़ा देते हैं नॉट ए सिंगल क्वेश्चन दाएं बाएं होता। समस्या यही है कि उसको लंबे काल तक याद रखिए। इसी क्रम में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के क्रम में हम लोगों ने कहा कि दो भागों में पहले ज्योग्राफी को जानना और समझना है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न 80 से 90% प्रश्न वहीं से रहते हैं। एक भारत का भूगोल और दूसरा भारत का भौतिक भूगोल, और एक और भाग है विश्व का भूगोल। हालांकि विश्व के भूगोल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट से जुड़ा हुआ अधिक होता है। जैसे अभी गाजा पट्टी चर्चा में आया, तो गाजा पट्टी को देखो, किस सागर के किनारे किस देश से जुड़ा हुआ है। हैती यदि चर्चा में आए तो हैती को देखिए, इर्द गिर्द के कौन कौन से देश हैं। यूक्रेन, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया का देश कजाकिस्तान, कौन सा सबसे ईस्ट है, कौन सा सबसे वेस्ट है, सबसे नॉर्थ है, सबसे साउथ है, कोई चर्चित द्वीप है, चर्चित वोल्केनो है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आजकल, पहले एक ट्रेडिशनल पूछा जाता था, लेकिन विगत एक दशक से परिवर्तन आ गए। अब जो करंट होता है उससे जुड़े हुए पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, और भारत के भूगोल की कड़ी में कुल 12 अध्याय हैं। हम लोग आज 8वें अध्याय में। 8वां अध्याय क्या है? लोगों ने सबसे पहले पढ़ा भारत का भौगोलिक परिचय, भौतिक विभाजन, फिर इसी कड़ी में अपवाह तंत्र, मिट्टी, वनस्पति, मानसून, जलवायु, कृषि, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की खनिज को, मिनरल्स ऑफ इंडिया। उसको हम लोग किस एंगल से पढ़ते हैं? मिनरल रिसोर्सेज को, खनिज संसाधन को किस एंगल से पढ़ते हैं? मुख्यतः एक तो बेसिक परिचय, हमारा कौन कौन से खनिज है, मेजर मिनरल्स बेल्ट कौन कौन से हैं, या हमारा मेजर मिनरल्स रॉक ग्रुप कौन से हैं, भारत का कहाँ स्थान है। फिर एक पढ़ते हैं हम लोग मिनरल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन के दो आधार होते हैं। एक आधार होता है मेटेलिक, धात्विक खनिज। जैसे लोहा क्या है? धात्विक खनिज है। नहीं, कॉपर क्या है? धात्विक खनिज है। इसके बाद दूसरा होता है नॉन मेटेलिक, जो धात्विक खनिज नहीं है। और लास्ट में हम लोग मिसलेनियस। इसी 3-4 एंगल से हम लोग ज्योग्राफी के इस मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन को देखने का प्रयास करेंगे। हमारी टॉपिक क्या है? खनिज संसाधन। आप लोग देखते होंगे कि रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है सिलेबस में। रिसोर्सेज, यही ना रिसोर्सेज। कृषि संसाधन होती है, खनिज संसाधन होती है, मानव संसाधन होती है, वन संसाधन होता है। यही सब तो संसाधन है, और एक एक करके हम लोग उस संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं। यूपीएससी में दोनों भाग में, टीचर और सिविल सेवा, दोनों में एक ही सिलेबस है, एक ही स्तर के क्वेश्चंस है, सब कुछ एक ही है। चाहे वो टीचर का 1 to 5 का हो, या 6 to 8 का हो, या 9-10th का हो, या 11-12th का हो, या जीएस का स्तर, या उसका संपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें जीएस से सीधा संबंधित है। बीपीएससी के सिविल सेवा से आपको थोड़ा सा ऊपर ही कई क्वेश्चन मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे। मैं तो 24 साल से इस जगह पे खड़ा हूँ। स्वाभाविक है कि मैं उन सारी बिंदुओं को स्पष्टता से, पहले जब
आपका कोई ट्रेंड नहीं था। आज तो 1-2 परीक्षा 3 परीक्षा हुई है तो थोड़ा सा ट्रेंड पता चल गया। पहले कोई ट्रेंड नहीं था, फिर भी मैं इस जगह से कहता था कि बीपीएससी के सिविल सेवा के सिलेबस को फॉलो अप कीजिए, और एक एक चीज़ बताया गया, तभी जाकर सैकड़ों विद्यार्थी आज विभिन्न प्रखंडों में नौकरी कर रहे हैं। जो उस चीज़ को फॉलो किए, सही समय पे काम किए। सफलता में कुछ कर्म भाग्य भी होता है, जो कभी कुछ कर गए तो पिछड़ गए तो आपके सामने है, ठीक है कि नहीं। और अभी भी समय है, ठीक है, पर्याप्त समय है कि जितना आप मेहनत कर लीजिए और इतना नंबर ले आइए कि फिर हमें यह अफसोस नहीं रहे कि हम कम बनाए। हम 90-95 जितना स्टेमिना हो सकता है आप डेवलप कीजिए। इसी कड़ी में हम लोग मिनरल संसाधन, खनिज संसाधन को पढ़ रहे हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे मेटेलिक रिसोर्सेज। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटेलिक। और चौथा पढ़ेंगे बूस्टर फैक्ट मतलब संभावित प्रश्न, मिसलेनियस। तो इतने सारे एंगल से यदि हम खनिज संसाधन को देखते हैं, कमांड करते हैं, जैसे पिछले दिन एग्रीकल्चर पढ़े तो 5 एंगल से पढ़े, तो 5 एंगल में क्या था? पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, फिर फसल का प्रकार, कृषि का प्रकार, कृषि के प्रकार में पढ़ाए थे ना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस में इंडियन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको स्लेश बर्न कहते हैं, और जो विदेशों में भी होता है, जैसे वियतनाम में ब्राज़ील में रोका शायद थे ना, इंडोनेशिया में लदांग, इन सबको हर संभव स्थिति में हमेशा याद करके रखें। घास का मैदान, चक्रवात, तो विभिन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, हरिकेन, टाइफून, बिली, उस पर भी आएंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे। अभी तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ अवसर मिलता है उसको हम समेटने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, एकदम आराम से, ठीक है कि नहीं। इंट्रोडक्शन और मेटेलिक आज हम लोग देखने का, आधा आज देखते हैं, आधा अगले दिन देखेंगे, या देख लेते हैं। कितना स्विंग होता है, ठीक है कि नहीं, डिपेंड करता है कितना स्विंग करते हैं, कितना आप एक्सेप्टेंस करते हैं। क्योंकि तथ्यों से ये सब कक्षा क्या है? ये सब कक्षा तथ्यों से भरी हुई है, हर लाइन में तथ्य मिले। तो आपके मेंटल स्टेटस को देखते हुए मैं देख लेता हूं कि यदि आज खत्म करना उचित समझूंगा तो उचित। एक परीक्षा का दबाव भी नहीं है कि अगले महीना ही मेरी परीक्षा, हम तो अगस्त के लिए आपके साथ कमिटेड हैं, ठीक है कि नहीं। इसी क्रम में शुरू करते हैं। कहाँ थे हम लोग? ये परिचय। तो परिचय क्या है? परिचय क्या है? देखो, खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक, रासायनिक, तत्व या यौगिक, यही है ना। तो लिखेंगे खनिज प्राकृतिक, रासायनिक, तत्व या यौगिक है, या यौगिक है जो अकार्बनिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है, जो अकार्बनिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है, अकार्बनिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्रमुख खनिज बेल्ट, खनिज भारत, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट करके लिखिए। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, जिसे भारत का रूढ़ क्षेत्र भी कहते हैं, जिसे भारत का रूढ़ क्षेत्र भी कहते हैं।
आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर ये रूढ़ क्या है, उठेगा ना। भात का रूढ़ क्षेत्र भी कहते हैं। ये रूढ़ जो है, ये रूढ़ खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये जो है सो नरियाबाग का तेंदुलकर है। तेंदुलकर जैसी क्षमता नरियाबाग में इस व्यक्ति के पास है। यह नरियाबाग की इस ब्यूटी क्यून है। सर उधर देख के कहेगा ना रिस्क हो जाएगा। है जी, तुम्ही को सर ब्यूटी क्यून क्यों कहे, हमको क्यों नहीं कहे? इस लफड़ा में कौन पड़े? तो हम आप ही को आराध्य देव मान लिए। या नरियाबाग का मिस ब्यूटी क्यून है, ये नरियाबाग का तेंदुलकर है। उसी तरह से मतलब तेंदुलकर क्या है? क्रिकेट का गॉड है, क्रिकेट का गॉड। भारत रत्न खेल में पहले भारत रत्न नहीं मिलता था। हाँ, तो मैं कि क्रिकेट का उच्चतम मापदंड को फॉलो अप किया। ऐश्वर्या राय कहते हैं, नरियाबाग की ऐश्वर्या राय है। ऐश्वर्या राय क्या है? सौंदर्य की देवी है। उस सौंदर्य के उच्च मापदंड को फॉलो करती है। इसी तरह से रूढ़ क्षेत्र क्या है? खनिज का अधिकतम, सभी तरह के खनिज वहां मिलते हैं। जर्मनी का रूढ़, सार, ये सब प्रसिद्ध क्षेत्र है। फ्रांस का अल्सेस लॉरेन, यूक्रेन का क्रिवाई रोग, इनका मगदेन का पहाड़ी, ये सब ऐसा क्षेत्र है जैसे हम लोग क्या छोटा नागपुर। तो क्या क्या है, हम लोग क्या जैसे छोटा नागपुर है उसी तरह से ये सब क्षेत्र माना जाता है। तो भारत का रूढ़ किसको कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। और ये छोटा नागपुर के पठार में मुख्य खनिज क्या है? कोयला, आयरन, माइका, ठीक है, कॉपर, ये सब ऐसे खनिज हैं जो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिख दीजिए, लिख देंगे। जैसे कोयला, कोयला, लोहा, माइका, कॉपर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, याद आ जाइए, परिचय में ही लिख देंगे। हमारे यहाँ कई मेजर मिनरल रॉक ग्रुप है, जैसे धारवाड़, विंध्य, गोंडवाना, ये सब जो हमारा ग्रुप है। गोंडवाना किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। भारत का जितना कोयला है, आपका 99% कोयला किसका है? गोंडवाना मेजर रॉक ग्रुप का। देखिएगा भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कई खनिज रॉक तंत्र है। रॉक तंत्र जैसे हारवार, हारवार जैसे धारवाड़ तंत्र, या आयरन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे धारवाड़ तंत्र या आयरन के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ तंत्र आयरन, लोहा के लिए प्रसिद्ध। दूसरा जैसे विंध्य, विंध्य विंध्य तंत्र या चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर के लिए, हीरा के लिए जाना जाता है। चूना पत्थर और हीरा के लिए जाना जाता है विंध्य तंत्र। हीरा के लिए जाना जाता है, ठीक है। और हीरा का मुख्य क्षेत्र क्या है? पन्ना, मध्य प्रदेश में मिलता है। आगे पढ़िएगा। अभी इतना याद कर ले कि मेजर मिनरल रॉक जो ग्रुप है
तो कौन कौन सा है? तो धारवाड़ है कर्नाटक में, सिंध तंत्र है मध्य प्रदेश में। और धारवाड़ का तंत्र आयरन के लिए है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है वो कहाँ है? वो कर्नाटक में। जो को जानिए। तीसरा है गोंडवाना तंत्र, तो लिखेंगे गोंडवाना तंत्र, जो जहाँ भारत का 90% कोयला है। भारत का 90% कोयला है। 90% कोयला है। 90% कोयला है। कहाँ? तो ये परिचय, परिचय में एक परिचय और आता है। तो बता रहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, खनिज को दो भाग में बांट के देखते हैं, लिखे भी हैं। एक मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक। अब यह समझने में, केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं 99% लोग, अब तो यह समझने में दिक्कत नहीं है कि मेटेलिक क्या होता है और नॉन मेटेलिक क्या होता है। बताए भी थे। मेटल, मेटल में ही पूरा मेटल का फीचर है, मेलिबिलिटी, इलास्टिसिटी, टेंसाइल, नहीं, ये सब आपका उसी में, जो शब्द है उसी में उसका फीचर भी है। तो मेटेलिक एलिमेंट्स को भी दो भाग में बांटते हैं, एक फेरस मेटेलिक, एक नॉन फेरस मेटेलिक। तो फेरस मेटेलिक क्या है? जैसे आयरन है, क्रोमियम है, ये सब फेरस मेटेलिक है। और नॉन फेरस क्या है? माने अलोह धातु खनिज, उसमें कॉपर लिख सकते हैं, उसमें सीसा लिख सकते हैं, उसमें टीन लिख सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। समझ में आ गई कि नहीं? लिखेंगे। खनिज तंत्र को, खनिज को दो भागों में बांटा जाता है। परिचय में ही लिखिएगा, खनिज को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। एक एक लिखेंगे, पहला धातु खनिज, धातु खनिज। कौन खनिज? धातु खनिज। दूसरा अधातु खनिज, अधातु खनिज, अधातु खनिज है। धातु खनिज और अधातु खनिज, बहुत अच्छा। फिर लिखिए, धातु खनिज को भी दो भाग में बांटा जाता है। धातु खनिज को भी दो भागों में बांटा जाता है। धातु खनिज को भी दो भागों में बांटा जाता है। धातु खनिज को भी दो भागों में बांटा जाता है। धातु खनिज को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला लौह खनिज, लौह, लौह आयरन खनिज, जैसे आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन। आयरन देखो ना, लौह खनिज में को भी दो भाग में मेटेलिक को बांट दो। पहला है लौह खनिज, आयरन खनिज, जैसे आयरन, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन। दो तीन लिख लो ना, दो तीन कम से कम रहना चाहिए। और दूसरा है अलोह खनिज, अलोह, नॉन फेरस मेटल, जैसे कॉपर, सीसा, टीन, अल्युमिनियम। कॉपर, सीसा, टीन, अल्युमिनियम, जिंक, जैसे कॉपर, सीसा, टीन, अल्युमिनियम। ठीक है। देखिए कितना अच्छा लिखते हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी का नोट भी आप लोग को जाता है ज्योग्राफी में, कितना बढ़िया से ऑर्नामेंटल तरीके से उसको प्रस्तुत करके आप तक पहुंचाते हैं, व्हाट्सएप पर जाता है। तो को जो छूटा बढ़ा उससे नोट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इसके बाद आता है, हो गया मेटेलिक खनिज। तो मेटेलिक खनिज के कितने भाग? एक पहला क्या है? धातु खनिज है, लौह खनिज है। और दूसरा क्या है? अलौह खनिज है। अब आता है, दो भाग है तो मेटेलिक खत्म हो गया। अब आता अधातु खनिज,
नॉन मेटेलिक अधातु खनिज, अधातु खनिज जैसे चूना पत्थर, अबरक, ग्रेफाइट, जिप्सम इत्यादि, जिप्सम इत्यादि इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ ईंधन खनिज भी होते हैं, लिखेंगे इसके अतिरिक्त कुछ ऊर्जा खनिज भी होते हैं, कुछ ऊर्जा खनिज भी होते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा खनिज के भी दो भाग होते हैं, सुन लीजिए। एक होता है परंपरागत, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, और दूसरा होता है अपरंपरागत, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। वो क्या है? वो आपका नॉन कन्वेंशनल है, वो आपका रिन्यू एनर्जी है, वो आपका अक्षय ऊर्जा है, जो पर्यावरण उन्मुखी होता है। आजकल उस पर काफ़ी बल है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड प्लांट बन रहा है, उसमें आपका सोलर और विंड दोनों। गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में करंट में रहेगा, विविधा में रहेगा। विगत 10 दिन में हम 2-3 बार पढ़ा चुके हैं, एक आध बार लिखा चुके हैं, 2-3 बार क्वेश्चन भी हमने दे दिया है, और बगाहे बगाहे तो चर्चा करते ही रहते। इसी क्रम में इन चीज़ों को ध्यान में करके रखना कि एनर्जी के भी दो भाग है। एक है परंपरागत, तो परंपरागत में क्या पढ़ेंगे? कोयला और पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो कोयला और पेट्रोलियम परंपरागत में है, कोयला और पेट्रोलियम परंपरागत में, ठीक है। दूसरा लिखिए नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैसे सोलर ऊर्जा, सोलर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और जल विद्युत ऊर्जा, और जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है, लिख दीजिए। यह सभी ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है, यह सभी ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है, यह सभी ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है। यह सभी ऊर्जा पर्यावरण के क्या है? आपका भाग्य अच्छा रहेगा तो सिर्फ परिचय से आपका एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। परिचय में ही इतना हमने तोड़ तोड़ के बता दिया है। ये भी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पर्यावरण उन्मुखी ऊर्जा है? ए पेट्रोलियम, 2 सोलर, 3 पवन ऊर्जा, 4 एक से अधिक है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आप इन बिंदुओं को इस तरह से याद करके रखने का प्रयास करिए। आपकी जानकारी में मैं ढेर सारी बातें सोलर एनर्जी में लिखवाऊंगा। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पूछेगा, जो मैंने अभी कहा कि गुजरात के कच्छ के खाड़ी में फर्स्ट हाइब्रिड न्यू कन्वेंशनल प्लांट बन रहा है और उसको अडानी साहब बना रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। कल इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया, नाथपा झांकड़ी। वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ऐसे कोई भी बिंदु एक फ्यू क्षेत्र है जहाँ का पूरा सिस्टम ही आपको सोलर एनर्जी पे चलता है। बिहार में भी
दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसका पूरा सिस्टम सोलर बेस्ड है, राजगीर और बोध गया। तो ये आपका न्यू डेवलपमेंट है। कहाँ? सोलर एनर्जी के सेक्टर। जगह जगह हमने सोलर एनर्जी का वर्तमान प्रोडक्शन, डिमांड, 2030 की हमारी रणनीति, नई योजनाओं में जो हमारी सूर्योदय योजना है, उसके पहले कुसुम योजना है, उन सब की भी परिचर्चा हमने आपके समक्ष किया है कि विगत 5-7 सालों से हमने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में क्या क्या गुणात्मक बदलाव, परिमाणात्मक बदलाव लाए हैं। हमने फ्रांस के साथ मिलकर पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बाद गुड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी और सोलर एनर्जी में हम पूरे विश्व को लीड दे रहे हैं। इसका मुख्यालय गुड़गांव है। भारत उसका लीडिंग नेशन है। भारत और फ्रांस दोनों देशों ने मिलकर सोलर इंटरनेशनल सोलर प्लांट्स की नींव रखी थी। खैर ये सब तो परिचर्चा के दौरान मैं लिखाऊंगा ही। अब जाके आपका परिचय क्या हुआ, अब जाके आपका इंट्रोडक्शन क्या हुआ समाप्त। ये है कमीशन का मिनरल्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है कि नहीं? कि इंट्रोडक्शन ही ऐसा पढ़िए कि आपको सारी विषय वस्तु समझ में आए और यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपका बन जाए। अब आइए दूसरा पार्ट क्या है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। मेटेलिक रिसोर्सेज, एक एक करके हम लोग जाएंगे, ठीक है? मेटेलिक रिसोर्सेज, सबसे पहले लिखिए मेटेलिक रिसोर्सेज। मेटेलिक रिसोर्सेज, मेटेलिक रिसोर्सेज के दो भाग हैं, पढ़े है ना? क्या क्या बच्ची? एक है लोह, आयरन, दूसरा है अलोह, नन आयरन। तो लिखिएगा पहला लौह, लौह खनिज। लौह खनिज में लोहा सबसे पहले पढ़िए, लोहा सबसे पहले पढ़िए, लोहा। देखो लोहा में दो बातें पढ़नी है। जब भी इस चैप्टर में मिनरल्स को पढ़िएगा तो ये देखिए कि उसका अयस्क कौन सा है। तो चूंकि अभी केमिस्ट्री खत्म ही किए हैं, साया अयस्क पढ़े हैं, तो हम पूछेंगे। और दूसरा, उस मिनरल्स का जो रीचिंग बेल्ट है जहाँ पे ये पाया जाता है, उस बेल्ट का कौन सा प्लेस है, कौन सा खान है, कौन सा प्रमुख स्थल है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। हेलो, हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पर, हम लोग थे लोहा में। तो लोहा का अयस्क पढ़े हैं। प्रकाश जी आप ही बताइए लोहा का कौन कौन से अयस्क हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये 4 अयस्क है। याद है ना सबको? लिखिएगा, बैठो। लोहा के 4 अयस्क हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। लोहा के 4 अयस्क हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। और सीडेराइट, सीडेराइट ये अयस्क है। ये क्या है? ओर है, अयस्क है, अयस्क है। क्या 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 स्थिति है आरसीबी का? कितना है? भावना है? कमजोर के साथ थे हम, जिसके साथ हो लेते हैं उसका जीत पक्का है, ठीक है? मूल में आ जाइए। दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ नहीं रहेंगे,
कि अब वो मजबूत हो गया। ओके, चलिए, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह जी, मुंबई के पास, हम लोहा के पास थे। कहीं जाएंगे, कुछ बातचीत करेंगे, वो सब तो क्लास का हिस्सा है, लेकिन आएंगे कहाँ? लोहा में ही। तो लोहा का अयस्क 4 याद रखिएगा, पहले भी पढ़ाए हैं। लोहा के विषय में ढेर सारी बातें केमिस्ट्री की कक्षा में मैंने बताई है। रस्टिंग ऑफ आयरन, गैल्वेनाइजेशन कैसे करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे कम करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ठीक है, सारी बातचीत बताए। फिर फिलहाल हम लोग यहाँ तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। ज्योग्राफी में उसका जो मीटिंग पॉइंट, जहाँ मिलने वाला स्थान है, उसको देखेंगे तो लिखेंगे लोहा भारत में निम्नलिखित जगह मिलता है। पहला, कर्नाटक, कुद्रेमुख, कर्नाटक, कुद्रेमुख, बाबूदान की पहाड़ी। 3-4 राज्य लिख लीजिए जहाँ की लोहा मिलता है। कुद्रेमुख, बाबूदान की पहाड़ी, बाबूदान की पहाड़ी, कॉफी के लिए भी जाना जाता है ये बाबूदान की पहाड़ी, ठीक है। बाबूदान की पहाड़ी, उड़ीसा, किरीबुरु, किरीबुरु, उड़ीसा में है किरीबुरु। किरीबुरु, कौन बुरु? किरीबुरु। और आपकी जानकारी में दे दें कि हमारे देश में 2 ही रीचिंग बेल्ट है लोहा का, एक उड़ीसा और दूसरा मध्य प्रदेश। उड़ीसा का किरीबुरु लिख लिए, और दूसरा लिखेंगे मध्य प्रदेश, तीसरा लिखेंगे मध्य प्रदेश का। तो आपके यहाँ सर कुद्रेमुख क्यों लिखा? कुद्रेमुख मिलने वाले स्थान में सबसे महत्वपूर्ण। मैं ऐसे भी पूछ देता है कि कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कुद्रेमुख किस खनिज के लिए? जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो भी मैंने लिखवाया नहीं होगा, क्योंकि ज्योग्राफी के फैक्ट्स थे। जैसे अभी केमिस्ट्री की कोई बात बताएंगे तो लिखाएंगे नहीं, क्योंकि अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और हम 7 सब्जेक्ट तो हम ही पढ़ाते हैं, वो तो 1-8 सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा दे देते हैं अपने ऊपर, थोड़ा भार को कम करने के लिए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, वो तो हम मैथ भी पढ़ा देते हैं आपको, रीजनिंग भी पढ़ा देते, लेकिन कोई एक बैच तो है नहीं, एक बैच तो चलना नहीं है, या एक ही साल तो पढ़ाना नहीं है। अभी हमको 25-50 साल और पढ़ाना है। आप लोग की शुभकामना रही तो हमारा बेटा पोता इस सब को भी पढ़ाकर तब यहाँ से जाना है, इतना जल्दी थोड़ी चले जाएंगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। 25 साल से तो हैं एक छत्र, एकदम आराम से। और ऐसा भी नहीं है कि 6 घंटा 5 घंटा पढ़ाते हैं, ठीक है। जब उठे सुबह 7 बजे तो 7 बजे से लेकर, और आप जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे लग जाता है कि अब 7 साढ़े 7 के बाद बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहते हैं तो फिर छोड़ देते हैं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। ये सब कक्षा जब खत्म होगी तो मेंस की कक्षा 10 बजे तक चलेगी। यूपीएससी मेंस की कक्षा 10 साढ़े 10 बजे छोड़ते हैं। बालाघाट श्रेणी में, बालाघाट श्रेणी में, बालाघाट श्रेणी में, बालाघाट श्रेणी में, हालांकि मध्य प्रदेश अब तो छत्तीसगढ़ में चला गया है, लेकिन वही रेंज है। बैलाडीला, बैलाडीला में, बैलाडीला में, बैलाडीला में पाए जाते हैं। बैलाडीला में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा झारखंड के, इसके अलावा झारखंड के नोआमुंडी, नोआमुंडी और सिंहभूम में, नोआमुंडी और सिंहभूम में, नोआमुंडी और सिंहभूम, सिंहभूम में, नोआमुंडी और सिंहभूम में पाया जाता है। चलिए, ये इसीलिए लिखा दिए 3-4 राज्य। और गोवा के मामू गोवा में, एक और लिख देना, गोवा के मामू गोवा में, गोवा के मामू गोवा में
लोहा पाया जाता है। अब सुनो, आपसे परीक्षा में पूछ देता है, पूछा भी है, हमारे पास क्वेश्चन बैंक लेकर अब हम चलते हैं, ठीक है। हर चैप्टर का जितना कलेक्शन है उस कलेक्शन को उस बुक में दिया हुआ है कि 250 क्वेश्चन पूछा कि 200 क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का ट्रेंड कहाँ कहाँ है, तो हमें उससे आपको बताने में थोड़ा सा आसानी होती है और आप भी उन बातों को समझ जाते हैं कि किस पे ज़्यादा हमको फोकस करना है। और इसी कड़ी में हमने एक क्वेश्चन देखा, एक बार पूछा कि निम्नलिखित में से, हाल का है, 2-3 साल पहले का है, कि कहाँ पर लोहा नहीं मिलता है। ए मध्य प्रदेश, 2 गोवा, 3 झारखंड, 4 पंजाब। तो आज ना परीक्षा भवन में उस समय तक याद रह जाए तब तो उस समय कहिए गोवा में कहाँ से मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाती है, कहने का अर्थ है कि इस तरह के भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए 3-4 राज्य बता दिया जाता है जिससे कि आपके जहन में एक माइंडसेट रहे कि लोहा उड़ीसा में, कर्नाटक के कुद्रेमुख में, झारखंड के नोआमुंडी, गोवा, सिंहभूम के क्षेत्र में, बालाघाट और बैलाडीला के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। पंजाब में खनिज के दृष्टि से पंजाब रिच नहीं है, बहुत पुअर स्टेट है। एक ही ऐसे, इसीलिए हमने धारवाड़ चट्टान पढ़ाया, बिंद बढ़ाया। धारवाड़ कहाँ है, कर्नाटक में। और धारवाड़ किस लिए प्रसिद्ध है, आयरन के लिए। अभी ऊपर में लिखाए भी थे कि धारवाड़ आयरन के लिए। आयरन में भी कौन सा अयस्क सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड में रहता है, हेमाटाइट। भारत में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, हेमाटाइट। हाथ में, उसको भी नोट में लिख लो, सिरे के लिए कुछ भी पूछ सकता है, नोट में लिख दो। भारत में हेमाटाइट, हेमाटाइट आयरन का अयस्क अधिकतम मात्रा में मिलता है। अधिकतम मात्रा में कौन है, राहुल कुमार जी कौन है, उनके गार्जियन चाबी लेने के लिए आए हैं। बाबू समझ गया, जाओ। कहाँ थे हम लोग, देखिए संजोग से थे, नहीं रहते गार्जियन नीरज जी से तो नहीं, मेरा बेटा चला था यहाँ, कहाँ गया, ठीक है। इसलिए लड़की सब पे कभी कभी देखते हो बंदूक जो तान देते हैं, ढीली तो नहीं, इसीलिए लड़का नहीं रहा तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन गार्जियन आ जाए और लड़की नहीं है, क्या होता है। तुम लोग को लगता होगा कभी कभी सर कितना डांट रहे हैं, क्या गलती है, बीच में तो बीच में चलने का प्रश्न नहीं, मुझसे बिना पूछे गई, ठीक है कि नहीं। यहाँ का गार्जियन मैं हूँ, मुझसे पूछ कर ही जाना है, इसलिए बिगड़ते हैं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, कहाँ थे हम लोग। हाँ, भारत में हेमाटाइट की मात्रा अधिकतम पाई जाती, ये नहीं कि परीक्षा में बनाते समय सीधे राइट, कहीं से दिमाग में बैठ गया बना दिए। अरे सीधे राइट तो है ही, हीमोनाइट तो है ही, ये उसका अयस्क है, ये उसका, लेकिन अधिकतम मात्रा में कौन है, जैसे कोयला है, तो कोयला का है एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, लेकिन अधिकतम मात्रा में कौन है, बिटुमिनस है। वहाँ एंथ्रेसाइट नहीं है, वहाँ बिटुमिनस। भारत में बिटुमिनस तरह की कोयला अधिक पाई जाती है, इसलिए हम लोग एंथ्रेसाइट का आयात करते हैं चीन से। क्यों, क्योंकि हमारा जो थर्मल पावर है, आज भी हमारी बिजली का 2/3 हिस्सा थर्मल पावर से मिलता है। और थर्मल पावर में कौन सा कोयला का वेराइटी लगता है, एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो चाइना से लाते हैं। तो सर भारत में नहीं होता, एक ही राज्य में होता है, जम्मू कश्मीर, अब तो केंद्र शासित प्रदेश, वो भी कम मात्रा में होता है। हमारा जितना डिमांड है उस मात्रा में उसका उत्खनन और उसका सप्लाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम आयात करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हेमाटाइट सबसे अधिक मात्रा में है, तो उसको जहन में पचाइए, ठीक है कि नहीं। हेमाटाइट, हेमाटाइट, आयरन समझ में आ गया ना आयरन समझ में आ गया, आ जाइए। इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो एक दिन चार्ट दे देंगे कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और कौन से, क्योंकि यही महीना है अप्रैल मई का महीना जब चार्ट जारी किया जाता है, किसका,
खनिज और फसल का। खनिज और फसल का एक दिन आपको चार्ट दे देंगे, 1 2 3 स्टेट कौन सा है प्रोडक्शन में, तो याद कर लीजिएगा। हम पिछले साल का लिखवाते हैं, हो सकता है उसमें कुछ चेंज हो जाए। अद्यतन करना है तो अभी टाइम है, जब रिपोर्ट आएगी तो मैं बता दूंगा, और या तो पीडीएफ चला जाएगा या कैसे न कैसे वो आप तक पहुंची। आप केवल सतत रूप से जागरूक रहिए, आगे लिखेंगे। आयरन के बाद लौह खनिज कौन से हैं? मैग्नीज, वही ना था जी, तो लिखो मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज का उपयोग आयरन के साथ कहाँ करते हैं हम लोग, बोलो? अभी केमिस्ट्री पढ़े हो ना, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ कहाँ मतलब देखे हो? श्वेता सुमन, बताओ। पल्लवी कुमारी, वाह बहुत बढ़िया। स्टील, स्टील बनाने में हम लोग आयरन के साथ मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। इतना जल्दी भुला जाइएगा, आज ही खत्म हुआ है, आज ही से भुलाना शुरू, ठीक है कि नहीं? जाके उसको रटिए बैठ करके कि आयरन के साथ मैग्नीज में स्टील निर्माण में उसकी भूमिका, कार्बन की भूमिका है, क्रोमियम की भूमिका, पढ़े थे ना जी? इतना जल्दी क्यों भुला? आगे चलोगे लिखेंगे मैग्नीज। भारत में, भारत में मैग्नीज का मुख्य क्षेत्र उड़ीसा है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा और उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। उड़ीसा में मैग्नीज सुंदरगढ़ कालाहंडी में मिलता है। उड़ीसा में मैग्नीज सुंदरगढ़ और कालाहंडी में मिलता है, जबकि मध्य प्रदेश में बालाघाट छिंदवाड़ा, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मिलता है। बालाघाट और छिंदवाड़ा में मिलता है। में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है? सबसे अधिक खनिज का उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है, वहां एक लाइन लिख दीजिए। सबसे अधिक खनिज का उत्पादन मैग्नीज ही करता है, मैग्नीज ही करता है। मैग्नीज नहीं, मध्य प्रदेश ही करता है, मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है। तीसरा आ जाइए, तीसरा लौह खनिज कौन सा होगा? तीसरा लौह खनिज है कॉपर, लिख लीजिए, कॉपर लिख लेंगे, और लौह खनिज सब लिख लीजिए, कॉपर। नेक्स्ट लिखो कॉपर, जल्दी जल्दी। कॉपर, कॉपर के विषय में एक चीज मैंने पढ़ाया था, बताइए बेटा। पेट, चाकू से काटते हैं कॉपर को कि सोडियम को काटते हैं? कॉपर एक ऐसा धातु है जो मिश्र धातु में सबसे आगे है। तो 5 मिश्र धातु है, ब्रास, ब्रांज, जर्मन सिल्वर, सब तो कॉपर का ही मिश्र धातु है। दिमाग से पढ़ते नहीं है, उस दिन भी बताए कि हर में कॉपर होता है। 5-6 ऐसे धातु, ऐसे मिश्र धातु मिलेंगे जिसमें मुख्यतः क्या है? कॉपर है। तो ध्यान रखिए, आगे चलिएगा। कॉपर धारवाड़ चट्टान समूह में मुख्यतः पाई जाती है, धारवाड़ चट्टान समूह में मुख्यतः पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा रिजर्व, इसका सबसे बड़ा रिजर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड है, झारखंड है मुख्यतः। मध्य प्रदेश लीडिंग स्टेट, मुख्यतः मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट का मतलब समझें? लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट का मतलब है कि प्रोडक्शन करता है।
लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट का मतलब है प्रोडक्शन करता है, और लीडिंग रिजर्व स्टेट का मतलब है जैसे राजस्थान, वहाँ रिजर्व है, लिख देंगे सबसे अधिक रिजर्व राजस्थान में। जैसे जैसे मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी प्रकाश जी जानते, लेकिन सबसे अच्छा नंबर श्वेता लाती है, तो इसके पास क्या है, रिजर्व है। प्रोड्यूसर कौन हुआ, नहीं समझे, राजस्थान में सबसे अधिक रिजर्व है, अब प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है, मध्य प्रदेश। तो दिमाग में प्रश्न यदि उठता होगा कि कैसे हो सकता है, एकदम हो सकता है। पढ़ना कोई 20 घंटा पढ़ता होगा, रिजर्व रखता होगा, लेकिन असल पढ़ाई क्या है कि वह पढ़ाई जो आउटपुट में बदल जाए। अब परीक्षा भवन में बैठ करके आप 70-80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इनफ। और जितनी पढ़ाई हो जाती है 90 से 95% पूछे जाते हैं कक्षा से ही, 10 से 15% गलती कीजिए मैक्सिमम, गलती तो कीजिएगा ही। तो मैं कितना भी कहूँगा कि नहीं होगा नहीं होगा, वो गलती तो करोगे ही करोगे, ठीक है कि नहीं। तो भी आप आराम से क्या है, पास है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। मूल बिंदु पे आ जाइए, अब उसको भी भुला जाइएगा। कई बार बहुत लंबा समय मिलता है, उसमें भी कठिनाई है, कई बार बहुत कम समय मिलता है, उसमें भी कठिनाई। अभी का समय ठीक है, 3-4 महीना है, पेशेंसली एक एक करके उसको मॉनिटरिंग करते हुए काम करते रहिए। कही दिए हैं हम कैसे कैसे करते रहना है। रोज 100 क्वेश्चन बनाने की क्षमता बना लीजिए। क्लास में अब तो पकड़ धकड़ करके 25-50 क्वेश्चन तो बनवा ही लेते हैं रोज, ठीक है कि नहीं। कम से कम 50 क्वेश्चन तो हो ही जाता है। अब कोई एकदम सोच लेगा कि मास्टर साहब देखे छो के ना बना ले छो, अभी तो बात ही नहीं है। जब चुनौती दीजिएगा चुपचाप बैठे रहेगा तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं। मूल में आ जाइए। नेक्स्ट क्या लिखिए, इसका कॉपर का। अब लिखो, राजस्थान में खेतरी सबसे प्रसिद्ध है। राजस्थान में कॉपर के लिए सबसे प्रसिद्ध क्या है, खेतरी। आप लोग पढ़े थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़े थे ना, तो ही पढ़ाए थे। कॉपर हड़प्पा काल में भी कॉपर कहाँ से आता था, राजस्थान से आता था, खेतरी से आता। राजस्थान नहीं लिखाए थे, खेतरी लिखाए थे। कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में। एक सप्ताह पहले ही एंशियंट की जब मैं शुरुआत किया था, आज तो खत्म हो गया, आज तो मध्यकाल में प्रवेश कर गए, ठीक है कि नहीं। तो उस दिन भी मैंने इसकी जानकारी दी थी कि खेतरी बहुत प्रसिद्ध बेल्ट है, किसके लिए, कॉपर के लिए। कहाँ, राजस्थान में, ध्यान करके रखिए। नेक्स्ट, झारखंड में घाटशिला मौसाबानी, घाटशिला मौसाबानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट करके लिखिए, जैसे कॉपर लिखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, नहीं समझे। जैसे कॉपर लिखे, कॉपर लिखे तो क्या लिखे, रिजर्व, सबसे अधिक रिजर्व। रिजर्व कहाँ, राजस्थान। क्या सबसे अधिक उत्पादन कहाँ, मध्य प्रदेश। अब लीडिंग स्टेट कौन कौन, पहला राजस्थान। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र, खेतरी, ये प्रसिद्ध है। तो इसको थोड़ा सा लाल काला पीला से क्या करो, घेर लो। नहीं, डर लगेगा 4 बार देखिएगा कि नहीं नहीं, खेतरी, लाल पीला हरा से खेतरी और रहेगा। खेतरी किस लिए, कॉपर के लिए। कहाँ, इसी तरह से लिखवा रहे थे, झारखंड, घाटशिला और मौसाबानी। यहाँ पे ऐसे कर झारखंड कहाँ, घाटशिला मौसाबानी। घाटशिला मौसाबानी। तीसरा मध्य प्रदेश लिखो, बालाघाट,
बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट कई खनिज के लिए भी जाना जाता क्या? इतनी बात कॉपर में पचा लीजिए, जय जय है। अब आइए सिल्वर, कॉपर क्या था, ये सिल्वर, सिल्वर, चांदी। सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान, सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। फिर लिख दीजिए कर्नाटक के कोलार हट्टी में, कर्नाटक के कोलार और हट्टी में, कोलार और हट्टी में, कोलार और हट्टी में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और गुंटूर में, कुर्नूल और गुंटूर में, कुर्नूल, कुर्नूल, कुर्नूल और गुंटूर में, गुंटूर में, गुंटूर में क्या क्या है? कुर्नूल और गुंटूर में, गुंटूर में चांदी के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी 4 ओवर पहले जीत गया है का एक विलियम जैक्स है, 5 चौका 10 छक्का, चौका से ज्यादा क्या मारा? छक्का मारा, और मैच को जिता दिया। वेरी गुड। आगे चलिए, कहाँ पे हम लोग आगे हैं? चांदी में। कहाँ है? चांदी में। चांदी का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? राजस्थान, चित्तौड़गढ़। अब चांदी के बाद दूसरा वैल्यूएबल धात्विक खनिज कौन सा आता है? हालांकि चांदी के बाद नहीं आता है, मोस्ट वैल्यूएबल खनिज में आता है प्लेटिनम के बाद गोल्ड। लिखो सोना, 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 हाँ सोना। ठीक है, आजकल सोना के साथ बाबू लग गया है। ठीक है, कभी कभी किसी लड़के का मोबाइल सर्च करते हैं तो देखते हैं कि सोना बाबू, तब समझ में आता है वो अच्छा। सब मामला में सब आगे है। पढ़ाई में यदि पूछेंगे तो कहेगा सर आप कहे थे जो हमको याद रहेगा, कॉपी में लिखाए थे, ये कहेगी कॉपी में लिखाए थे जो याद रहेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए, आगे लिखिए। कहाँ थे हम लोग? सोना बाबू में। हाँ सोना पे थे। अरे यार डाटा मत करो, हमारा हृदय बहुत कमजोर है। हाँ, और सोना कौन है? सोना पर थे। सोना पर आते हो तो हम डर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सोना, सबसे अधिक सोना, सबसे अधिक सोना उत्पादन और रिजर्व दोनों दृष्टि से कर्नाटक में, उत्पादन और रिजर्व दोनों दृष्टि से कर्नाटक में, दोनों दृष्टि से कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कोलार की खान, कर्नाटक में कोलार की खान, हट्टी का क्षेत्र, हट्टी का क्षेत्र, हट्टी का क्षेत्र, हट्टी का क्षेत्र। और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर का क्षेत्र सोना के लिए विश्व प्रसिद्ध, सोना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सोना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सोना के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, मेटेलिक खत्म हो गया। मेटेलिक में मोट लिखो, 2-3 मोट लिखो। सबसे पहले बॉक्साइट सबसे अधिक उड़ीसा और झारखंड में मिलता है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक
उड़ीसा और झारखंड में मिलता है, जबकि टीन छत्तीसगढ़ में, जबकि टीन छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्या यह बताने की आवश्यकता? अच्छा, टीन में एक बात लिख देना है, टीन और आयरन में हम आत्मनिर्भर हैं, कॉपर में आत्मनिर्भर नहीं है। वहाँ लिख देना नोट में, टीन और आयरन में भारत आत्मनिर्भर है। टीन और आयरन में भारत आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है। अति महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा का क्रोमाइट के प्रोडक्शन में एकाधिकार है। अति महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा का क्रोमाइट के क्षेत्र में एकाधिकार है। एकाधिकार है। क्या है? एकाधिकार है। एक और नोट लिखो, रामपुरा अगुचा, रामपुरा अगुचा, रामपुरा अगुचा जिंक और सीसा के लिए, जिंक और सीसा के लिए, जिंक और सीसा के लिए जाना जाता है। जिंक और सीसा के लिए जाना जाता है। जिंक और सीसा के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, बस ये जुर्बा खनिज के रूप में भी जाना जाता है, लिख देना, यह जुर्बा खनिज के रूप में भी, यह जुर्बा खनिज के रूप में भी जाना जाता है। यह जुर्बा खनिज के रूप में भी जाना जाता है। तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो इसी से रहेगा मेटेलिक में। अब नॉन मेटेलिक है, क्योंकि नॉन मेटेलिक के बाद आपका जो चौथा है बूस्टर में, उसके दो भाग हैं। और कौन सा है? एनर्जी प्रोडक्ट्स। एनर्जी में दो है, कौन कौन से? एक है कन्वेंशनल, है ना, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। यहां तक पचा है? यहां तक पच गया ना? पच गया तो नॉन मेटेलिक भी दो ही तीन है, पचा लो। यदि पच गया तो क्या बच्चा लोग, बच्ची लोग, यहां तक कुछ पचा? सब एक ही लग रहा है। यदि सब एक लग रहा है तो छोड़ दो, नहीं। यदि सब एक नहीं लग रहा है, पच गया है, तो आगे बढ़ने दो। क्या उपाय है सो बताओ, तुम ही लोग बताओ, बताइए। आप सबसे बुजुर्ग आप ही हैं, बताइए। पच गया है इतना 50% भी, तब पढ़ लीजिए, लिखो। नहीं छोड़ दे, ये छोड़, ठीक है। लास्ट में एक और लिख लो, मलाज खंड, मलाज खंड, मलाज खंड, मलाज खंड मध्य प्रदेश में आयरन और कॉपर के लिए जाना जाता है। आयरन और कॉपर के लिए जाना जाता है। यह नहीं पूछेगा कि सर परीक्षा में यदि दोनों दे दे तो क्या करेंगे, है ना? परीक्षा में दोनों दे दिया और आप चक्कर में पड़ गए। ठीक है, कमीशन में दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस में दोनों दिए हुए हैं। तो जब दोनों दे दे तो आयरन होगा। मलाज खंड को हम किस लिए जानते हैं? आयरन के लिए जानते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम जैसे दरभंगा में, दरभंगा पूछ दे कि दरभंगा किस लिए प्रसिद्ध है? मखान और आम। तो जब दोनों कह दे तो आम के लिए, दरभंगा आम के लिए। और फिर उसी तरह से मुजफ्फरपुर है, लीची आम दोनों है, तो लीची के लिए है। आशा है समझ गए होंगे।
कि कई जगह 2-3 क्षेत्र 2-3 आइटम के लिए जाना जाता है। दरभंगा तो मखान, पान, मछली, लेकिन उसमें आम के लिए हम लोग ज़्यादा जाने जाते हैं। अब हम मखाना के क्षेत्र में जब से ODOP मिला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो पहला पोजीशन मिला है, और उसका ये परिणाम रहा है कि आज मखाना की कीमत 2 गुना 3 गुना हो गया। आज से 2 साल पहले मखाना 500 रुपये किलो था, आज 1300-1400 रुपये किलो। मुझे खुशी है कि मखाना की इस विकास यात्रा में हम भी यहाँ के नोडल ऑफिसर जब थे तो उसी समय ODOP पुरस्कार भी मिला था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि दाम बढ़ा, आज 1300-1400 पहुँच गया। और आज मखाना के विभिन्न प्रोडक्ट बन गए हैं, खीर, बिस्किट, न्यूट्रिशियस, चाइल्ड न्यूट्रिशियस डाइट वगैरह सब मसाल डोसा बनता है आजकल मखाना का। मखाना का बर्फी बनने लगा है। का जो वैल्यू एडिशन है वो कई बिंदुओं पे आगे देखा जा रहा है। और केवल दरभंगा में नहीं, दरभंगा के बाहर मैं नैनीताल गया और वहाँ एक पंजाबी को मैंने देखा कि मखाना खाते हुए, क्या बढ़िया चिप्स की तरह मखाना खा रही थी। तो आश्चर्य भी लगा कि हमको इतना क्यों घूर रहा है ये, हम उसको नहीं घूर रहे थे। ठीक है, मैं घूर रहा था उस मखाना पैकेट का नाम जानना चाह रहा था कि वो कहाँ से बना है। और जब वो ख़त्म की और जिस होटल में हम फिर थे कॉफ़ी पीने के लिए गए थे, तो फिर बैटर को बुलाया और कहे कि पैकेट लाना तो जरा सा। फिर पैकेट लाया, बना हुआ था गुजरात का प्रोडक्ट है मेरा, अब बना कहाँ? गुजरात में। कि तुम्हारी दुकान में है? तो कहा हाँ जी सर, 10 रुपये मिलता। जितना बड़ा चिप्स मिलता है ना, उतना ही बड़ा वो मिलता है। और न्यूट्रिशियस भी है। बच्चों को उसको खाने का आदत डेवलप करवाई, बनिस्पत की आलू का चिप्स खाता है या तो नॉन न्यूट्रिशियस डाइट का खाते हैं, उससे तो ज़रूर बेहतर आपके मखाना के न्यूट्रिशियस डाइट है। तो आज हम यहीं तक रहना चाहेंगे। तो हमारा दो पक्ष शेष बच गया। एक नॉन कन्वेंशनल है ना, और दूसरा एनर्जी। एनर्जी में भी कौन सा? कन्वेंशनल मतलब कोयला और पेट्रोलियम। इसके बाद नॉन कन्वेंशनल। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कक्षा की समापन की मैं घोषणा करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ज्योग्राफी समझ में आ रही होगी। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। उस पर लिख दीजिएगा सानू जी, खनिज संसाधन भाग 1। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।